लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिकली 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र्स। हार्डवेयर कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, लाइक मेमोरी, CPU, storage devices and input output devices. ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यानी जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, उनके जो एक्चुअल ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना, ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन वी हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आपको पता है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड फॉर एग्जांपल, स्प्रेडशीट यानी इसकी एग्जांपल MS एक्सेल होगी, और डेटाबेस सिस्टम्स जैसे कि आपके पास MS एक्सेस है। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन वी हैव यूज़र्स। द यूज़र्स इंक्लूड पीपल, मशीन्स एंड अदर कंप्यूटर्स। यूज़र्स आप लोग हैं, ह्यूमंस जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी मशीन्स या दूसरे कंप्यूटर्स वो भी एज अ यूज़र काउंट होते हैं। तो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। और इस इमेज के अंदर देखें, आपको एक लेयर्ड स्ट्रक्चर नज़र आएगा कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें 4 लेयर्स हैं बेसिकली: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स। अब देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये एक कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ज़रूरी है आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड द हार्डवेयर। वही कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के यूज़र के दरमियान इंटरफेस के तौर पे काम करता है, यानी इंटरेक्शन करवाता है यूज़र की कंप्यूटर हार्डवेयर से। यानी अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्शन करनी है, कंप्यूटर हार्डवेयर से उसका काम लेना है, तो आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे। वाया ऑपरेटिंग सिस्टम you can interact with the computer hardware. The operating system controls and coordinates the use of hardware among various application programs for various users. वो कह रहे जी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल भी करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट भी करता है अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूज़र्स। यानी कि मुख्तलिफ यूज़र्स के लिए और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के दरमियान हार्डवेयर को कंट्रोल करना, हार्डवेयर की कोऑर्डिनेशन करना, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास? कन्वीनियंस, एफिशिएंसी, एबिलिटी टू इवॉल्व। जो प्राइमरी हमारा फोकस है, हमारा जो प्राइमरी पर्पस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, वो ये है कि जी एक यूज़र के लिए कंप्यूटर को यूज़ करना आसान हो जाए। यानी कि एक जो यूज़र है भले उसके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे काम करता है, तो इसके बावजूद वो बड़ी आसानी से कंप्यूटर हार्डवेयर से काम करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक इट इजी टू सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाता है और यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान कर देता है। तो ये हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कन्वीनियंस हो रहता है आपको सिस्टम यूज़ करना। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी। A secondary objective is the efficient operation of computer system. दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करना वो एफिशिएंट हो जाए। कंप्यूटर सिस्टम से काम करवाना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट हो रहता है। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर लार्ज शेयर्ड मल्टी यूज़र सिस्टम्स। जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं बिग स्केल बड़े साइज़ के कंप्यूटर सिस्टम्स जो जिन्हें मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं सेम टाइम पे, तो वहाँ पे फिर एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है कि आपकी कोशिश होती है कि आप 100% एफिशिएंट वे के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन सॉल्व दिस गोल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी हेल्प करता है शेयर्ड मल्टी यूज़र सिस्टम्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करने में। Then the third point is ability to evolve. Operating system allows effective development, testing, and introduction of new system functions without interfering with the service. वो कह रहे जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे आप सिस्टम को इफ़ेक्टिवली डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, नए फंक्शंस अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐड कर सकते हैं और इससे आप ऑलरेडी जो सर्विसेज आप रन कर रहे हैं सिस्टम में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। यानी कि ऑलरेडी रनिंग सर्विसेज जो हैं सिस्टम की, उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर आप नए फीचर्स और नए फंक्शंस सिस्टम में ऐड करवा सकते हैं और ये एक ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हम कह सकते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द हार्डवेयर प्रोवाइड द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे जी कि जो हार्डवेयर है वो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफाइंस द वे इन विच these रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूज़र। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक ज़रिया है, एक तरीका है कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं यूज़र प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है इस हार्डवेयर को और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप यूज़ करते हैं उनका दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है डिफरेंट यूज़र्स के लिए। जो बेसिक रोल्स हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनमें पहला है गवर्नमेंट के कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ गवर्नमेंट काम करता है। यानी कि द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स एंड द एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और डाटा शामिल है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आप इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेटेड। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं। लाइक आप उसकी प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं और आप उसका आप कह सकते हैं कि उसके स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ करते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना और फिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, इन चीज़ों को मैनेज करना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने को कंट्रोल करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और जो सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर उनको मॉनिटर करता है, उनको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो हैं उनको कंट्रोल करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होती है। इट आल्सो इंश्योर्स दैट
सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली। तो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ कंट्रोल प्रोग्राम काम करता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सारे जो यूज़र टास्क परफॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं आपके पास उनको कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। ठीक है। और सबसे पहले तो हमारे पास है मेन फ्रेम सिस्टम्स। मेन फ्रेम सिस्टम्स वर यूज टू सॉल्व कमर्शियल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि कमर्शियल प्रॉब्लम्स को और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आते हैं। मेन फ्रेम के अंदर शामिल हैं सिंपल बैच सिस्टम्स। अर्ली कंप्यूटर्स वर रन फ्रॉम कंसोल। आपको पता है कि जो हमारे पास अर्ली कंप्यूटर्स थे तो उनमें डायरेक्ट आप इंटरेक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते थे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ, क्योंकि उनमें लाइक जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि कीबोर्ड है आपके पास और माउस हैं और स्क्रीन है, यानी डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ऐसा मामला नहीं था अर्ली कंप्यूटर्स के साथ। द कार्ड रीडर्स एंड टेप ड्राइव्स वर इनपुट डिवाइसेस। line printer, tape drives, and punch cards were common output devices। तो कह रहे जी कि जो कार्ड रीडर होते हैं या टेप ड्राइव्स होती हैं या पंच कार्ड जो होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस थे। और आउटपुट के लिए भी आपके पास टेप ड्राइव्स थी या पंच कार्ड्स थे या लाइन प्रिंटर्स थे। द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर सिस्टम। जो मैंने पहले बात की थी कि जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते थे कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर में आज के दौर में जैसे हम देखते हैं कीबोर्ड माउस और स्क्रीन वगैरह ये डिवाइसेस उस टाइम में सिंपल बैच सिस्टम्स के पास नहीं थे होते। द यूज़र प्रिपेयर्ड अ जॉब दैट कंसिस्टेड ऑफ प्रोग्राम्स, data and some control information. He then submitted it to the computer operator in the form of punch cards। ये कहने जी कि जो बेसिकली इनमें क्या होता था कि जो यूज़र्स हैं वो जॉब्स प्रिपेयर करते थे डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। और फिर वो जॉब्स जो थी वो ऑपरेटर के हैंड ओवर करते थे इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स, यानी पंच कार्ड्स के ऊपर आपने अपने प्रोग्राम्स को या जो डाटा आपने प्रोसेस करवाना है उनको आप लिखें पंच कार्ड्स पे या वीडियो टेप्स पे और वो ऑपरेटर को दे दें। कंप्यूटर ऑपरेटर एक जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो उन बैच सिस्टम्स को मैनेज करता है। वो ऑपरेटर क्या करता है कि वो उन जॉब्स का वो जो टास्क परफॉर्म करवाने हैं अपने कंप्यूटर से उनका एक बैच बनाता है। बैच इज़ लाइक अ ग्रुप। ठीक है। तो उनका एक ग्रुप बना के तो वो कंप्यूटर के हैंड ओवर करता है और कंप्यूटर फिर उसको परफॉर्म करके उनका आउटपुट पंच कार्ड के या टेप ड्राइव के ज़रिए आपको दे देता है। ठीक है। यानी अब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये एक था इशू। और इसमें फिर ये कोशिश होती थी कि सिमिलर जॉब्स का एक बैच बनाया जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 4 या 5 प्रोग्राम्स हैं या लाइक 10 प्रोग्राम्स हैं और कुछ बेसिक लैंग्वेज में हैं, कुछ उसमें से फोर्ट्रॉन के ऊपर हैं और कुछ किसी और लैंग्वेज में हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि आप जो सिमिलर जॉब्स होंगी उनका ग्रुप बनाएंगे, उनका बैच बनाएंगे। वो बैच फिर आप कंप्यूटर में पंच कार्ड्स के ज़रिए या टेप ड्राइव्स के ज़रिए एंटर करेंगे। कंप्यूटर उनकी प्रोसेसिंग करेगा और वो लाइक मतलब कि 1 घंटे में प्रोसेसिंग होती है उसकी, 1 दिन में, 1 हफ्ते में। वो काफ़ी टाइम लेता था, स्लो प्रोसेसिंग होती थी उनकी। और फिर जो आउटपुट होता था वो भी पंच कार्ड के ऊपर या टेप ड्राइव के ऊपर आपको आउटपुट रिसीव हो रहा था। तो ये थे हमारे पास अर्ली सिंपल बैच सिस्टम्स। फिर हमारे पास हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स। अ ग्रुप ऑफ जॉब्स दैट आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड जॉब पूल। आपके पास डिफरेंट टास्क डिफरेंट जॉब्स का जो एक ग्रुप होता है जो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उन्हें हम कहते हैं जॉब पूल। Since there is more than one job that can be executed, it is possible for the operating system to make a decision about which job to be executed next।
The decision keeps CPU utilization as high as possible. देखिए ये मेमोरी लेआउट है आपके मल्टी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। इसमें मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है और मल्टीपल जॉब्स एंड नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो लोडेड हैं। तो इसमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो डिसीजन मेकिंग करता है। वो इन जॉब्स में से कोई जॉब एक सेलेक्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है कंप्यूटर से, ठीक है, सीपीयू से यानी। तो इस तरह से क्या होता है कि आप ना सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जॉब्स आप रखते हैं मेमोरी में, मैक्सिमम जॉब्स, मैक्सिमम टास्क, मैक्सिमम प्रोसेसेस आप लोड करते हैं मेमोरी के अंदर। और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से जॉब्स को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, लाइक वो प्रायोरिटी बेस पे करेगा या कुछ किसी जॉब को जो पहले जॉब आई है उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। मतलब कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनकी बेस पे ना इन जॉब्स में से जॉब्स सेलेक्ट की जाती हैं, और वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि वो कौन से एल्गोरिदम्स हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि किसी क्राइटेरिया की बेस पे इनमें से कोई जॉब सेलेक्ट करेगा और उसको सीपीयू एलोकेट कर देगा। सीपीयू उस टास्क को, उस जॉब को, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, और जब वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद वो जॉब टर्मिनेट हो जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन नेक्स्ट किसी और जॉब को सेलेक्ट करेगा, उसे सीपीयू एलोकेट करेगा। तो इस तरह से ये ना काम चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे पास होते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। इन बैच सिस्टम्स द यूज़र कैन नॉट इंटरेक्ट विद द जॉब एंड इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। कह रहा है जी के जो बैच सिस्टम्स होते हैं तो उनमें यूज़र जो है वो तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो जॉब एग्जीक्यूट हो रही है। इट मीन्स दैट ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स मस्ट बी एंटिसिपेटेड बिफोर हैंड एज द यूज़र कैन नॉट make correction during execution, and it is becomes very difficult when a program has to go through many phases such as compilation, linking, etc. तो इसमें ये कह रहे हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर चूँकि यूज़र किसी भी जॉब के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो फिर ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को आपने पहले ही चेकआउट करना होता है, देखना होता है, उनका काउंटर मेजर करना होता है। क्यों? क्योंकि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो बहुत सारे फेजेस में से गुजरता है, लाइक कंपाइलिंग होती है उसकी, और फिर लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है एक प्रोसेस। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट टू डू इफ अ पर्टिकुलर फेज फेल्स। अब अगर कोई आपका प्रोग्राम है और वो किसी फेज में फेल हो जाता है, अनएबल टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, तो तब उसको उस टाइम पे डिफाइन करना है कि अब क्या करना है नेक्स्ट, वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। अनदर प्रॉब्लम इज द डीबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ऑल डीबगिंग इज स्टैटिक। The only information to find out is why the program is giving incorrect output at various stages of execution. वो कह रहे कि डीबगिंग का जो प्रोसेस होता है बैच सिस्टम्स के अंदर वो भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपकी प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन नहीं होती जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो फिर इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था टू मेक कंप्यूटर सिस्टम्स मोर इंटरेक्टिव। कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा इंटरेक्टिव करने के लिए हमारे पास पे टाइम शेयरिंग सिस्टम थे। CPU is the most important resource that is shared. Each job gets CPU for a small amount of time. When that allotted time period for a job is used, the next job in line is allocated CPU. तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितनी भी जॉब्स हैं, जॉब्स यानी जितने भी टास्क जो आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं प्रोग्राम्स, तो हर एक जॉब को आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सीपीयू एलोकेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड आप उस जॉब से सीपीयू वापस ले लेते हैं।
भले वो जॉब जो सी है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है, तो आप आफ्टर दैट टाइम पीरियड उस जॉब से सीपीयू वापस ले लेंगे और फिर नेक्स्ट दूसरी जॉब को वो सीपीयू एलोकेट कर देंगे। द स्विचिंग बिटवीन जॉब्स अकर वेरी फ्रीक्वेंटली। इट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द जॉब एज इट इज़ रनिंग। कह रहे कि जो जॉब्स की जो स्विचिंग होती है ये फ्रीक्वेंटली होती है। इस तरह यूज़र को जॉब से इंटरेक्शन करने का भी मौका मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड एनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द जॉब दैट आर एग्जीक्यूटिंग। द कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स वाया कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स के साथ जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। The user gets a prompt to enter commands. The user must know the status of the job in order to enter relevant commands. कह रहे कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं कि वो यूज़र से डिफरेंट कमांड्स एंटर करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे में यूज़र को पता होना चाहिए कि अभी कौन सी जॉब चल रही है, जॉब के स्टेटस पे है और कौन सी कमांड एंटर करनी है। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स ये बेसिकली मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस और इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं। यानी कि ऐसे सिस्टम जिन्हें मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोसेसिंग की जा सकती है सेम टाइम पे और इंटरेक्शंस भी की जा सकते हैं सिस्टम के साथ, वो होते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट अलाउ मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली। इट इज़ यूज्ड when several users are linked through communication network to a single computer। इसमें कंप्यूटर शेयर किया रहता है मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए मल्टीपल यूज़र्स को एक सिंगल कंप्यूटर से कनेक्ट करवाया जाता है। द कंप्यूटर फर्स्ट वर्क्स ऑन वन यूज़र टास्क फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इफ इट देन गोज टू द नेक्स्ट यूज़र टास्क एंड नेक्स्ट यूज़र टास्क एंड सो ऑन। एक कंप्यूटर जो है वो पहले एक यूज़र का टास्क परफॉर्म करता है कुछ टाइम के लिए, फिर दूसरे यूज़र का, फिर नेक्स्ट यूज़र का, फिर नेक्स्ट यूज़र का। इट इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू टाइम स्लाइसिंग। से हम ना टाइम स्लाइसिंग कहते हैं। टाइम स्लाइसिंग का मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को, हर एक यूज़र को सीपीयू अलॉट करना और फिर उसे वापस ले लेना। द कंप्यूटर ऑपरेट्स वेरी क्विकली एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टाइम स्लाइस टू वेरियस टास्क। ठीक है, तो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि कंप्यूटर बड़ी तेज़ी से काम करता है और डिफरेंट टाइम्स के लिए वो डिफरेंट टास्क, वेरियस टास्क परफॉर्म कर लेता है। कंप्यूटर बेसिकली स्विचिंग करता है फ्रॉम वन प्रोसेस, फ्रॉम वन यूज़र टू द अदर प्रोसेस और द अदर यूज़र और अदर टास्क। ठीक है, स्विचिंग हो रही होती है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। और इंशाल्लाह अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि